हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांत गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद आकांत गुप्ता के साथ। आज मैं जो लेके आया हूँ क्लास 12 का सेकंड चैप्टर 4 चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें अभी आपने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसमें डिसेबिलिटी और डिसेबल के बारे में आपने जाना था। उनके लिए स्पोर्ट्स में क्या क्या इम्पोर्टेंस है और स्पोर्ट्स में क्या क्या रोल अदा कर सकते हैं अभी भी, मतलब डिसेबल होने के बाद भी। तो वो सब चीज़ें आपने इस पे पढ़ा था। अब इसके आगे हम लोग आज इस जो चैप्टर है इसका ये सेकंड पार्ट है, इसके एक पार्ट और है जो इसके बाद आपको बताया जाएगा। तो हम लोग देर नहीं करते हैं, सेकंड जो चैप्टर है उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको हम बता देना चाहते हैं। तो इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा और इसको मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको जो भी चीज़ें आपको पसंद मतलब इसमें नोट डाउन करने लायक है उसको नोट डाउन जरूर करते जाइए और अपना नोट्स भी प्रिपेयर करते जाइए लेक्चर को सुनते सुनते। क्योंकि इसमें से आप जो देखते हैं उसमें से आप लिख भी सकते हैं, आराम से उसको लिख भी नोट भी बना सकते हैं। और नोट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि चलो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट्स बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है, उसको लिखना ज़रूरी है। तो लिखिए ज़रूर। अब आज जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर वैसे तो एडीएचडी, ये पिछले बार भी एग्जाम में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th के एग्जाम में अधिकतर आता भी रहता है। तो टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर में क्या हो गया, एडीएचडी, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके बारे में हम लोग डिटेल अभी आगे पढ़ेंगे, पहले आपको बता दे रहा हूँ कितने डिसऑर्डर होते हैं, तो ये भी जान लीजिए। इसमें देखिए माइंड बना हुआ है, तो माइंड से रिलेटेड इसमें भी है और इसमें भी है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एसपीडी, इसका फुल फॉर्म जरूर याद करिए और शॉर्ट फॉर्म भी जरूर याद करिए, एक एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि एसपीडी का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट है एएचडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये सब चीजें हैं, ये आपको याद करना है, वैसे 5 हैं इसमें। ओसीडी, ओब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। और लास्ट है ओडीडी, अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर। तो ये सब जो जो पांचों हैं, ये पांचों जो डिसऑर्डर हैं, ये आपको इस जो वीडियो है इसमें इसको डिटेल से बताया जाएगा, यही पांचों के बारे में। इन पांचों जो जो भी डिसऑर्डर है इसके बारे में हम लोग डिटेल से इसमें पढ़ते हैं। आगे चलते हैं, एडीएचडी क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। एडीएचडी का फुल फॉर्म आपको पता ही चल गया है, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट चलते हैं, इस A chronic condition including attention difficulty, hyperactivity and impulsive। इसमें क्या होता है, हाइपर टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और बच्चा बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है और उसके अंदर मालूम है एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इस तरीके की जो बीमारी होती है। और इसमें ADHD ऑफन बिगेन इन चाइल्डहुड एंड कैन प्रजिस्ट इनटू एडल्टहुड, मतलब ये चाइल्डहुड में होता ही है, उसके साथ साथ ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आप जैसे जैसे बड़े होते हैं उसमें भी जा सकता है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ बचपन में ही हो, बचपन में होने के साथ साथ ये आगे एडल्टहुड में भी आप जाके तो उसमें भी हो सकता है। A person with ADHD has differences in brain development and brain activity that affect attention, the ability to sit still and self control। मतलब एक जो पर्सन है वो क्या करता है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है वो उतनी जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से होता नहीं है। और जो उसकी एक्टिविटी होती है वो थोड़ा सा जो अन्य बच्चे हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंस होती है। वो आपको देखने में ही लग जाता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ परेशानी जरूर है। इट में कंट्रीब्यूट टू लो सेल्फ स्टीम एंड ट्रबल रिलेशनशिप एंड डिफिकल्टी एट स्कूल और वर्क। अब इसका क्या है, मतलब ये अपने आप को जज नहीं कर पाते हैं कि हम कितने अच्छे हैं और कितने मतलब हम क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इनका जो स्कूल का वर्क होता है वो कायदे से कर नहीं पाता, उसको वर्क को करने में उसके अंदर बहुत डिफिकल्टी आती है। एक हिसाब से ये बोला जा सकता है कि एडीएचडी के जितने भी ट्रेड जो बच्चे होते हैं वो होता क्या है ना, उसमें कोई ना कोई जरूर मेंटली रूप से परेशानी होती है, उसका उनका व्यवहार भी थोड़ा सा भिन्न होता है नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा। अब हम आगे चलते हैं,
सिम्टम्स ऑफ एडीएचडी, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसी से आपको पता चल जाएगा एडीएचडी में होता क्या क्या चीजें, क्या क्या परेशानियां आती हैं। अब इसमें देखिए दो तरीके से इसमें होते हैं, एक तो चिल्ड्रन में होते हैं, एक तो एडल्ट में होते हैं। तो सबसे पहले हम चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों साथ साथ पढ़ते हैं। चिल्ड्रन में क्या होता है, यूजुअली फॉरगेट अबाउट डेली एक्टिविटीज। अधिकतर क्या होता है, जैसे आप डेली वर्क कोई काम कर रहे हैं, आप बार बार बच्चा वो भूल जा रहा है, जैसे ब्रश करना हो गया या फिर कहीं जा रहा है तो कपड़े पहनना, ये सब चीज़ें अधिकतर जो डेली एक्टिविटी होती है, डेली रूटीन का जो वर्क होता है वो भूल जाता है। अब एडल्ट में क्या हो जाता है, एंजाइटी अटैक, मतलब होता क्या है, इसमें टेंशन बहुत ज़्यादा आता है। जो एडल्ट जो जैसे बड़े होते हैं उनके अंदर टेंशन बहुत आता है, जैसे कोई अगर उनको कोई वर्क मिल जाए तो वो घबराहट सा फील करते हैं, और होता क्या है कि उनके हाथ में कपकपी सी आने लगती है और उनके मुंह से हकलाहटपन लगती है, ये सब चीज़ें आ सकती है। हैव डिफिकल्टीज इन ऑर्गेनाइज्म रूटीन एक्टिविटीज। अब हैव डिफिकल्टीज इन ऑर्गेनाइजिंग रूटीन एक्टिविटीज, मैंने आपको बता ही रखा है कि जो इसमें रूटीन एक्टिविटी होती है, मतलब डेली रूटीन वर्क, सुबह से सुबह डेली रूटीन से करके रात में सोने तक में जो भी उसमें जो एक्टिविटी होती है, जैसे खाना खाना, नाश्ता करना, मतलब उसके बाद कपड़े पहनना, उसके बाद कहीं घूमने जाना, मंजन करना, ब्रश करना, ये सब चीज़ें जो एक्टिविटी होती हैं, तो उसमें क्या हो, ये डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, जैसे ब्रश नहीं कर पा रहे हैं और कपड़े कायदे से पहन नहीं पा रहे, कपड़े का बटन नहीं लगा पा रहे, ये सब चीज़ें इसमें आ सकती है। प्रॉब्लम इन कंट्रोलिंग एंगर, अब जो एडल्ट में क्या होता है, जो मतलब अपने आप को क्रोधी स्वभाव का बना लेते हैं, बात बात पे गुस्सा करने लगते हैं और उसमें कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है। इंडल्ज एंड डे ड्रीमिंग, अब डे ड्रीमिंग मतलब क्या होता है कि ये लोग दिन में भी अपने मतलब आंख अगर बंद किया तो दिन में भी ये सपने देखने की इनके अंदर आदत से होने लगती है, तो ये सब चीजें हो जाती हैं। लो सेल्फ स्टीम, एडल्ट में क्या होता क्या है कि ये अपने आप को जज नहीं कर पाते कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये सब चीजें इसमें आ सकती हैं। प्रॉब्लम्स प्लेइंग क्वाइटली, अब ये क्या, अब अगर किसी बच्चे से बोल दिया जाए कि आपको खेलना है तो और चुपचाप होकर खेलना है, तो वो खेल तो लेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो बच्चे खेलते हैं वो क्वाइटली होकर नहीं खेल पाते, बल्कि वो आपस में बात करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, या उनके मुंह से आवाज़ बहुत ज़्यादा निकलती है, ये सब हो सकता है। इजली अब इसमें क्या है, सिम्टम इजली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब एडल्ट में क्या हो जाते हैं, वो मतलब उनको कोई चीज़ अगर कोई काम नहीं हुआ और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये सब टेंशन आ जाता है। टाल्क एसेंसिबिलिटी, मतलब इसमें क्या हो जाता है कि जब बात करते हैं तो थोड़ा सा घबराहट सा रहता है, थोड़ा जल्दी जल्दी बात करते हैं, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। और एडल्ट में क्या हो गया, मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन आर कॉमन, मतलब चक्कर सा आना और जो डिप्रेशन, बार बार डिप्रेशन हो जाता है, ये इनके अंदर कॉमन सी चीज़ें आ जाती हैं। और अब चिल्ड्रन में क्या जाता है, नॉट पे अटेंशन एंड यूजुअली मेक केयरलेस मिस्टेक, मतलब ये कोई भी काम करते हैं, जैसे छोटी छोटी काम मतलब गलतियां आ जाती हैं, जैसे हो गया, जैसे आपको कुछ भी कपड़े वपड़े पहनने हैं, या फिर आपको चश्मा लगाना है, या फिर आपको जैसे ब्रश करना है तो ब्रश भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भूल जा रहे हैं, ये सब चीज़ें इसमें इसके अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉब्लम इन कंसंट्रेटिंग एक्सपेक्टिंग वाइल रीडिंग, जब वो पढ़ते हैं बच्चे, इसमें मतलब एडल्ट में पढ़ते समय उनका जो दिमाग होता है वो कंसंट्रेट किसी एक चीज़ पर नहीं हो पाता, तो ये सब जितने सिम्टम्स थे वो एडीएचडी के हैं, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब आ जाते हैं कॉजेज, मतलब ये एडीएचडी होता क्यों है, इसके बारे में आप जान लीजिए। जेनेटिक फैक्टर, वो तो सभी जानते हैं कि जब भी आपका कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप से कोई ना कोई बीमारी लेके भी आ सकता है, तो वह सब चीज़ें आ सकती है, जेनेटिक फैक्टर। ब्रेन इंजरी, कहीं जा रहे हैं और गिर गए और सर पे चोट लग गई, तभी ये सब चीज़ें इसमें आ सकती हैं, चोट लगने से भी एडीएचडी का प्रभाव पड़ सकता है। प्रीमेच्योर बर्थ, पता चला कि बच्चे जो 9 महीने बर्थ करते हैं, वो बच्चे अगर 7 महीने में मतलब उससे पहले ही बर्थ हो जाता है, तब भी उनके अंदर ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती हैं। लो बर्थ वेट, जो स्वस्थ बच्चे का वेट होता है वो वेट ना होके उनका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है जब बच्चे पैदा होते हैं, तो उसमें भी ये मेन रीजन हो जाता है कि एडीएचडी उनको हो सकता है।
ट्रोमा एंड ब्रेन डिजीज, ट्रोमा एक बीमारी है, ट्रोमा एक बीमारी है ब्रेन का, तो वो डिजीज जो हो जाता है इससे भी एडीएचडी होने की संभावना हो सकती है। लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द फैमिली, अब होता क्या है कि घर परिवार में भी अगर डिसिप्लिन नहीं है, बच्चा कोई काम कायदे से नहीं कर रहा है, हमेशा मोबाइल पे लगा रहता है, तो उससे भी जो प्रॉब्लम आ सकती है, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। तो जो बच्चे होते हैं, माँ बाप की गाइडलाइंस अगर उनको सही से नहीं मिलता है, तब भी उनके अंदर ये सब चीज़ें आ सकती है। मतलब उनका जो रूटीन वर्क होता है वो सही ढंग से ना हो, तब भी हो सकता है। डाइट, खान पीन का हर एक चीज़ में, हर एक मतलब आप सोच लीजिए जो भी आप खाएं पिए, सब में डाइट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको डाइट कायदे से नहीं मिल रही, तब इसमें परेशानी आ सकती है। एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंस, अब पता चला ऊट पटांग चीज़ें खाना खा लेना या ऊट पटांग दवाइयाँ खा लेना, ये सब चीज़ें भी इसके अंतर्गत बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, एडीएचडी होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, एसपीडी। फिर से बोल रहा हूँ, सबके फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है। अब इसमें देखिए जो फिगर बता रहा है, आउटपुट इनपुट, मतलब वो सुनते कुछ और है, या फिर कान से आपको दिखाई भी दे रहा है कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो माइंड का रिफ्लेक्शन है, वो का सही ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। It is a condition in which the brain has difficulty in reaching a responding to the information that can in through the sense organ। ये मेन सेंस ऑर्गन पे निर्भर होता है। सेंसरी इनपुट इसीलिए इसको लिखा, इसका नाम भी है सेंसरी प्रोसेसिंग ऑर्डर। और सेंस ऑर्गन क्या क्या होते हैं, आँख, कान, मुंह, नाक, त्वचा, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सेंसरी ऑर्गन होती है। इनका जो रिस्पांस होता है, पता चला आपको आपको कोई चीज़, कोई आदमी आपको टच कर रहा है, उसका आभास ना हो, तो ये भी दिक्कत हो सकती है। आपको कम सुनाई दे रहा है, उसके बाद मुंह से मतलब आँख से दिखाई कम दे रहा है, गंध नहीं आ रही है, तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब sensory processing refer to the way the nervous system receive message from the sense and turns them into the response। ये पूर्ण रूप से आपके नर्वस सिस्टम पर निर्भर रहता है। होता क्या है कि आप पता चला आपके जो भी आप देख रहे हैं या फिर जो भी आप सूंघ रहे हो, जो भी आप कर रहे हैं, वो आपका नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, तब आप जाके, जैसे कोई आपको अगर कांटा चुभता है, तो पहले यहाँ पे होने जैसा यहाँ होता है, वैसे ही नर्व इम्पल्स क्या करते हैं, आपके हाथ को इंडिकेट कर देते हैं कि हाँ वहाँ पे कुछ है, तो आप अपने हाथ हटा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। For those with SPD, sensory information goes into the brain but does not get organized into appropriate response। जो मैंने बोला है, हर चीज़ें तो माइंड पे जाती हैं, लेकिन होता क्या है, रिस्पांस जो होता है वो अलग है, मतलब आता ही नहीं है। पता चला आपको आप कहीं जा रहे हैं और आपको काटे, जैसे हाँ ये अधिकतर होता कब है, जैसे आप कभी खेलते कूदते रहते हैं और आपको चोट लग जाता है, तो चोट तो लग गया लेकिन आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब थोड़ी देर बाद आप रेस्ट मोड पे आते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पे चोट लग गई। तो ये यही चीज़ है, मतलब प्रोसेसिंग क्या होता है, आपका जो माइंड है, माइंड तो उस समय खेलने में लगा रहता है, पूरा माइंड तो जो कंसंट्रेशन तो खेल में रहता है, लेकिन जो कहीं चोट लगती है वो रिस्पॉन्स नहीं करता। तो ये सब चीज़ें भी आती हैं इसी के अंतर्गत। In some causes, the person with SPD may remain unresponsive the anything around him। मतलब कोई चीज़, मतलब जो रिस्पॉन्सिव है वो आस पास में जो होता है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं। इवन ही मे फेल टू गिव एनी रिस्पॉन्स, एक्सट्रीम हीट और कोल्ड एंड पेन, मतलब उन्हें दर्द का एहसास या फिर ठंडे का एहसास, ये सब त्वचा का एहसास, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में। अब नेक्स्ट चलते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इसके 3 तरीके सिम्टम्स होते हैं, मेंटल और बायोलॉजिकल उसको मान सकते हैं, फिजिकल सिम्टम्स होते हैं और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। तो मेंटल और बायोलॉजिकल सिम्टम्स क्या क्या हैं ये जान लेते हैं। सॉरी, ओवर सेंसिटिव टू साउंड, मतलब होता क्या है, अगर कोई कहीं साउंड बज रहा है तो उसमें
उनसे घबराहट बहुत ज़्यादा होने लगती है और वो साउंड को धीरे-धीरे कम कराने की कोशिश करते हैं। मतलब थोड़ा भी बहुत भी लाउडली आवाज़ भी उनको बहुत चुभती है ना, बहुत लोग को होता क्या है कि साउंड से बहुत डर लगता है, फीवियस होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, तो ये सब चीज़ें हो गई। ओवर सेंसिटिव टू अदर्स, पता चला दूसरा अगर कोई उनको मतलब उनसे पहचानने वाला अगर उनके पास ना हो और बिना पहचान का मतलब उसको कोई नहीं जानता, मतलब वो किसी को जानता नहीं है, अगर ऐसा बंदा आ जाए तो उससे भी सेंसिटिव में आ जाते हैं और वो घबराने लगते हैं और रोने से लगते हैं या फिर कपकपी से आने लगती है। डू नॉट इंगेज इन क्रिएटिव प्ले, मतलब होता क्या है कि नए नए गेम वो मतलब जैसे कोई उससे बोला जाए कि नए नए गेम आपको खेलना, तो वो इंगेज मतलब उस क्रिएटिव गेम में इंगेज नहीं हो पाते और खेल नहीं पाते हैं। स्टे लॉन्गर, वो लंबे समय तक एक जगह स्टे लॉन्गर मतलब एक जगह रह तो नहीं सकते और तुरंत इधर उधर भागने लगते हैं। इट अवे फ्रॉम क्रिएटिविटी एक्टिविटी, वो होता क्या है ना, कोई आपको क्रिएशन वाला वर्क दे दिया जाए और वो आप करने से बचें, तो ये भी इसके अंतर्गत सिम्टम्स आता है। मतलब आपको एक्टिविटी दे दिया गया कि हाँ आपको ये आज आपको डायग्राम बनाना है, इस तरह का फिगर बनाना है और उसे आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करता है फिर चेंज कर लेता है, तो वो उससे भागता है। अब आ जाते हैं फिजिकल सिम्टम्स में। वायलेंस एंड पोस्चर, अब होता क्या है जो आपका पोस्चर होता है वो भी थोड़ा सा टेढ़ा बाकड़ होता है और थोड़ा सा आप जैसे होता है कि बहुत चेहरे में सूजन के से हो जाता है, उसके बाद जो आवाज़ आती है कपकपी से आती है, ये सब चीज़ें होने लगती है। डिले फाइन मोटर कंट्रोल, मतलब जैसे आपको कोई भी काम होता है तो और उसे आप कोई भी जैसे हो क्या गया, आप चल रहे हैं या लिखना, लिखना फाइन कंट्रोल क्या होता है, मोटर फाइन कंट्रोल छोटी छोटी चीजें जैसे पकड़ना, कांच पकड़ना, कांच को पकड़ना या फिर पेन से लिखना, छोटे वर्क जो होते हैं वो फाइन मोटर कंट्रोल कहलाते हैं। उसको सीखने में उनको डिले होने लगता है, ये सब चीजें आती है। डिले ग्रास मोटर डेवलपमेंट, ग्रास मोटर डेवलपमेंट मतलब चलना, दौड़ना, और जैसे छोटा बच्चा है वो जल्दी से चल नहीं पा रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इम्पायरमेंट मतलब हो गया कि जो रिस्पॉन्स करते हैं वो रिस्पॉन्स सही ढंग से नहीं करते, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। पुअर कोऑर्डिनेशन, उनका जो आपस में तालमेल होता है, कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम जब रिस्पॉन्स सही नहीं देगा तो वही कोऑर्डिनेशन इनका हो जाता है, पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाता है। मतलब आपको अगर कोई चीज़ कैच करने के लिए बोला जाए तो वो बच्चा कैच नहीं कर पा रहा है बार बार। कोई बच्चा बोला कि उसमें आपको एक कंचे में आपको निशाना मारना है, तो वो सब चीज़ें सब कोऑर्डिनेशन की आती है माइंड से और आपका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। डू नॉट इनफ इन क्रिएटिव प्ले, मतलब जो नए नए आजकल देखते होंगे पजल वाले गेम आने लगे हैं, बहुत से एक गेम आते हैं छोटे बच्चों के लिए, अब वो उसमें क्या इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं और उसको सही से बना नहीं पाते, ये सब चीज़ें आ सकती है। इनबैलेंस, अब उनके शरीर में इनबैलेंस से मतलब कंट्रोल नहीं हो पाता, कुछ भी पटांग सरकटे करते रहते हैं, इसमें आ जाता है। अब साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या हो सकता है, सोशल आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन मतलब हो गया मतलब समाज से दूर रहते हैं, अलग रहते हैं एकदम से, जैसे ना आज लोग आज का बोला जा रहा है कि आइसोलेशन जाइए, वो समाज से दूर रहते हैं और अकेले में रहना पसंद करते हैं। डिप्रेशन मतलब आपको मतलब हर एक चीज़ से कोई ना कोई से मतलब आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। एंजाइटी, अब एंजाइटी क्या होता है, कपकपाहट, कोई चीज़ काम बोला जाए आपका शरीर कांपने लगे, मुंह से आवाज़ कप कप आने लगे, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। अग्रेशन, अब अग्रेशन क्या हो सकता है कि आपको बात बात पे कोई अगर बोले तो आपको बात बात पे गुस्सा आए और उस पर आप डांटें और बात तुरंत फिर नॉर्मल हो जाए फिर गुस्सा हो जाए, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। फियर फ्रॉम क्राउड, भीड़ वाली जगह पे आपको डर लगे, आप कहीं आपको भीड़ वाली जगह भेजा तो आप उससे डरने लगे, आप कहें कि हम उस पर नहीं जा सकते, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। फियर फ्रॉम सडन टच, अब पता चला आपको अचानक टच कर लिया तो आप उससे भी डर जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आती हैं साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में। तो ये जितने भी चीज़ें थी ये सिम्टम्स ऑफ एसपीडी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ एसपीडी। देखिए सबसे पहले जेनेटिक कंपोनेंट्स, जेनेटिक सभी जानते हैं, हाइपरसेंसिटिव लाइट ऑफ साउंड, मतलब ये आपको दिखाई न देना कायदे से, जैसे मोतियाबिंद हो जाना, और एक होता है ना जैसे लाल हरे में
डिफरेंस न पहचान पाना आपकी आंखें, तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। साउंड बहुत ज़्यादा सुना, ये जेनेटिक कंपाउंड है, जेनेटिक से होता है। अब नॉर्मल ब्रेन का जो नॉर्मल ब्रेन है उससे ज़्यादा रिएक्ट करना, आप कुछ बोल रहे तो तुरंत डिफरेंट डिफरेंट रिएक्ट करना। जैसे आपसे बोला जाए कि भाई पानी ले आ, तो आप पानी भी ले आके ताव से दे रहे हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। न्यूरोलॉजिकल फेट डिसऑर्डर मतलब माइंड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको बीमारियां होने लगती हैं, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। इंजरीज टू अपर नेक, मतलब चला गर्दन में आपको चोट लग गई, आप गिरे, तब हो सकता है ब्रेन में भी आपको अगर चोट लग गई तब ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एक्सपोज टू ड्रग्स, ड्रग्स का सेवन आप बहुत ज़्यादा करते हैं, पता चला कि ड्रग्स ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपको नुकसान करती हैं। इसमें एनवायरनमेंट मतलब आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ का रहन सहन या वहाँ का एनवायरनमेंट आपके अनुकूल है कि नहीं है, और आपको ऊट पटांग हरकतें भी, होता क्या नहीं, इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। पता चला आपके अगल बगल हर जगह लड़ाई झगड़ा होता है, तो आपका मेंटल भी लड़ाई झगड़े जैसे वाला हो जाता है। और अगर कहीं आपकी जगह बहुत शांत है तो शांत वाला स्वभाव हो जाता है। ये अधिकतर होता है कि इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा, इन्वायरमेंट आपका एक बाहर का इन्वायरमेंट तो अलग होता है जो प्राकृतिक होता है, लेकिन जो अप्राकृतिक मतलब जो आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है वो भी आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा असर डालता है। फूड एलर्जी, अब कोई बीमारी मतलब खाने से भी बहुत लोग को एलर्जी हो जाती है, तब भी ये एसपीडी होने के चांसेस हो सकते हैं। लो बर्थ वेट, होता क्या है कि मैंने इसके पहले भी बता रखा है कि बर्थ वेट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पता चला बहुत पतला दुबला बच्चा सा पैदा हुआ, उसका वेट बहुत कम है, तब भी उसको बीमारी हो सकती है। अब आ जाते हैं एएसडी, तीसरा बीमारी है एएसडी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ध्यान से समझ लीजिएगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब आ जाते हैं इसमें क्या क्या होता है। इट इज न्यूरोलॉजिकल मतलब ये दिमाग से रिलेटेड है, एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इन विच हैज डिफिकल्टी विथ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, सोशल स्किल एंड बिहेवियर, मतलब आपस में बात करना और जो आप पढ़ते हैं उस पर, और आपके आप सोशल स्किल मतलब आप गांव समाज में कैसे बात करते हैं, आपका व्यवहार क्या है, उसमें जो चेंजेस आते हैं वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं एएसडी के। दे में एक्सप्रेस देयर डिफेंस बाई आर्गुइंग, मतलब वो बात बात पे आर्गू करना, डिसोबेइंग और टॉकिंग बैक टू देयर पेरेंट्स, मतलब अगर पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया उनकी बातों का अवहेलना कर देना, उनकी बातें ना मानना, और बात बात पे पेरेंट्स से झगड़ा करना। टीचर्स और अदर अडल्ट, मतलब आपका दोस्त है आपकी बातें ना माने, ये टीचर्स की भी बात ना माने, मतलब किसी अपने आगे किसी की बात ना मानना, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। The child's behavior often describes the child's normal daily activities, including activities within the family and at school. The child behavior often describes the child normal daily activities. मतलब होता क्या, जो डेली का रूटीन वर्क होता है उससे भी थोड़ा सा अलग वो वर्क करते हैं, इंक्लूडिंग एक्टिविटीज विन फैमिली एंड स्कूल, स्कूल से भी मतलब स्कूल में भी जाके उठपटांग हरकतें ये सब चीज़ें करते हैं। एक्टिविटी आर्गुइंग विथ एडल्ट एक्सपेक्टिंग दोज विथ अथॉरिटी, इनका मेन क्या है, जो इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो इनके मेन अथॉरिटी होते हैं, मतलब जो भी पेरेंट्स हो गए या फिर टीचर हो गए, वो हमेशा उनसे आर्गू करते हैं। ये बच्चे इस तरह से होते हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं, जो उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके टीचर होते हैं, उनसे हमेशा आर्गू करते हैं, तो ये सब एएचडी के शिकार होते हैं। एक्चुअली रिफ्यूजिंग द कंपनी विथ रिक्वेस्ट एंड रूल्स, वो उनका मेन क्या होता है, नियम क्या होता है, वो रूल्स नियम को सबको ताक पर देते हैं और हमेशा उसको, मतलब होता नहीं है जैसे आप लोग भी करते हैं कि स्कूल में कुछ भी नियम बनता है तो उसको आपको तोड़ फोड़ जरूर करना रहता है, तो ये सब चीज़ें आप भी करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना है। पता चला आपको भी तो कोई बीमारी नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ एएचडी। डिफिकल्टीज विथ कम्युनिकेशन, मतलब आपस में आपको बात करने में परेशानी होती है, मतलब आप हिंदी में भी कायदे से नहीं बात कर पा रहे या हकला रहे हैं, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। डिफिकल्टीज विथ लैंग्वेज,
मतलब आप जो बोलना चाहते हैं या हिंदी या इंग्लिश उसको कायदे से आप बोल नहीं पाते हैं, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। दे अवॉइड आई कॉन्टेक्ट, आपसे आप दूसरे से आँख को मिलाना, मतलब आँखें का जो नज़र होता है वो आपस में आप नहीं मिला पाते और उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका कोई टीचर आ जाए, अगर आपने कोई चोरी की है या फिर कोई गलत वर्क किया है तो आप उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं और आँख नहीं मिलाते हैं, ये सब चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती है। डिफ़िकल्टीज विद सोशल स्किल, होता क्या है सोशल स्किल मतलब सोशल स्किल में आता है क्या है, आपका बात करने का ढंग, व्यवहार, आप किसी से कैसे बात करते हैं, बाहर जाके कैसे बात करते हैं। पता चला आप बाहर जाके किसी को भी गाली देना चालू कर दिए, लड़ाई झगड़ा चालू कर दिए, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। लेकिन अगर आप बहुत प्रेम से अच्छे से बात करते हैं तो आपका जो सोशल वेलफेयर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन, अब होता क्या है ना, जब आप अच्छे से बात करेंगे तो आप आपके पास लोग आने भी की भी कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप कायदे से बात नहीं करेंगे, आप सीधे मुंह बात नहीं करेंगे तो आपसे आपसे लोग दूर जाना चालू करते हैं। ये इसीलिए बोल रखा है डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन, तो सोशल अपना जो इम्पैक्ट है वो अच्छे से नहीं दे पाते हैं ऐसे ऐसे लोग। टेंडेंसी टू इंगेज इन रिपीटेटिव बिहेवियर, अब क्या करते हैं, जैसे बात बात पे कोई भी चीज़ को बार बार करना, जैसे बार बार कोई चीज़ जैसे टच कर रहे हैं तो बार बार उसको टच करना, तो जो भी चीज़ें करते हैं उनका व्यवहार होता है। हाँ, जैसे हाथ मिला रहे हैं तो बार बार हाथ ही मिलाना, ये सब चीज़ें इनके अंतर्गत आती है। जो बिहेवियर होता है वो रिपीटेटिव होता है, बार बार शो करते रहते हैं। टचिंग द सेम ऑब्जेक्ट अगेन एंड अगेन, जैसे होता क्या नहीं है, जैसे कोई चीज़ टच करते हैं बार बार उसको टच ही करते रहते हैं। पेन ले लिया, पेन एक बार रखा फिर उठाया, फिर रखा फिर उठाया, तो ये सब चीज़ें करते रहते हैं। सेंसिटिव टू टेस्ट साउंड एंड स्मेल, जो टेस्ट और साउंड होता है वो स्मेल करने में थोड़ा सा सही नहीं होते हैं और सेंसिटिव होते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। कॉजेज ऑफ ASD, इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है और पेंशन फैमिली रिलेटेड फैक्टर भी होता है इसमें। माल न्यूट्रिशन, खाने पीने का आपको सबको पता है, खाना पीना अगर सही नहीं रहेगा तब भी ये प्रॉब्लम होने ही होने हैं। प्रेगनेंसी डिले, मतलब आपको पता चला जो महिलाओं को होता है कि होता क्या है कि अगर 9 महीने का में बच्चा हो जाता है लेकिन वो हो क्या रहा है 10 महीने भी हो गए तब भी बच्चा नहीं हो, तो ये भी हो सकता है, उस स्थिति में हो सकता है। ब्रेन डेवलपमेंट, उसका ब्रेन का जो विकास है वो एज के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है और बहुत स्लो हो रहा है, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर, वहाँ का वातावरण कैसा है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ सकती हैं कि वो एनवायरमेंटल वो सही ढंग से है कि नहीं है। जेनेटिक फैक्टर आपको बता ही रखा हूँ कि हर एक बीमारी आपके जेनेटिक फैक्टर में बहुत निर्भर करता है, तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं। अब आ जाते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर याद जरूर कर लीजिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज़ एन एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा, माइंड से रिलेटेड ज़्यादा है, इसमें गुस्सा बहुत जाता है। इट इज़ एन एंजाइटी डिसऑर्डर इन विच टाइम पीपल हैव recurring unwanted thoughts, ideas, sensation that make them feel driven to do something repetitive, compulsive, मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा टच करना, बार बार हाथ को धुलना, ये सब चीज़ें इसका अंतर्गत आती हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब इनके सिम्टम्स भी क्या क्या हैं ये सब चीज़ें आप जान लीजिए। देखिए क्या क्या है इसमें, एक तो दो तरीके से ऑब्सेशन थॉट्स होता है और कंपल्सन बिहेवियर, क्या क्या इसमें आते हैं। ए फियर ऑफ हार्म टू योरसेल्फ और लव्ड वन, मतलब किसी से प्यार या मोहब्बत करना, ये सब चीज़ें हो सकती है, उससे डरते भी हैं। और दूसरा क्या हो गया, रिपीटिंग थिंग्स आर ऑलवेज मूविंग आइटम्स टू कीप देम एग्जैक्ट ऑर्डर, मतलब किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ए फियर ऑफ कंटेमिनेशन बाई जर्म्स, जैसे होता क्या नहीं है, हाथ को बार बार धोना है, अरे इसको छू लिया कहीं जर्म्स ना हो, तो बार बार धोना भी
ये सिम्टम्स के अंतर्गत आती हैं। किसी भी चीज़ को दूर रहना, तो इस पे एक मूवी भी आई है कि एक बंदा अब कूड़े कचरे से बहुत से डरता रहता है, उसको कूड़े कचरे के पास ले जाते हैं तो वो मर भी जाता है हार्ट अटैक से। तो ये जर्म्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिससे किसी को डर लगता है तो उसके सामने अब ले जाकर आप खूब ढेर सारा कोई सामान रख देंगे तो वो नथिंग, उसका हार्ट फेल हो ही जाएगा। बाथिंग एंड वॉशिंग हैंड सेवरल टाइम, पता चलता है बार बार नहाना और बार बार हाथ को धोना, ये सब भी इनके सिम्टम्स के अंतर्गत आते हैं। ए फियर ऑफ बीइंग एम्ब्रेस्ड, मतलब वो क्या कहते हैं, एक तो डरते रहते हैं हमेशा कि आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ये सब चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती हैं। चेकिंग थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब बार बार किसी चीज़ को छूना, ये सब भी इसके अंतर्गत आती है। ए फियर ऑफ गेटिंग डर्टी, मतलब होता क्या है, गंदे होने से वो डर जाते हैं, ये सब चीज़ें उनके अंदर फियर आती रहती है। रिपीटिंग स्पेसिफिक वर्ड अगेन एंड अगेन, पता चलता है कि कोई भी चीज़ अगर आप जैसा होता नहीं है, तुम कहाँ थे, मतलब कोई एक वर्ड जिसे बोलते तकिया कलाम होना, किसी चीज़ का एक एक वर्ड को बार बार बोलना, ये सब चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती हैं। ए फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, मतलब कोई गलती हो रही है उससे डर होना, वो सब चीज़ें भी इसके अंतर्गत आ सकती हैं कि कहीं गलती ना हो जाए, ये सब चीज़ें भी इसके अंतर्गत आ सकती हैं। कांस्टेंट प्रेइंग, हमेशा ऊपर वाले के ध्यान करना और हमेशा प्रे में लगे रहना, ये सब भी इनके सिम्टम्स में आ सकते हैं। एक्सेसिव फोकस ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी, मतलब वही मैंने बोला ना पूजा पाठ, मतलब हमेशा पूजा पाठ करते रहना, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ सकती हैं। परसेंटेजली काउंटिंग वाइल डूइंग यूजुअल टास्क, मतलब कोई भी जो टास्क मिलता है उसको कायदे से कर पाना है नहीं कर पाना, ये सब भी आ सकती हैं। सुपर स्टिटियस, अंधविश्वास, बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी होती है, इसलिए मैंने इसको हिंदी में रखा है, अंधविश्वासी बहुत ज़्यादा होते हैं। ओवर ड्रिलिंग एंड अरेंजिंग थिंग, किसी चीज़ को बार बार गिराना और फिर उसको अरेंज करना, ये सब भी सिम्टम्स में इनके अंतर्गत आती हैं। ये थोड़ा सा जो भी चीज़ें हैं ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल वर्ड भी हैं ये सब। कॉजेज ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर, मतलब शारीरिक जो जो फैक्टर, लो लेवल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, मतलब दिमाग से आपका जो ट्रांसमीटर नर्व इम्पल्स है वो स्लो काम करे, वो सब चीज़ें आ सकती हैं। प्रॉब्लम इन द पाथवे ऑफ ब्रेन, मतलब जो ब्रेन के रास्ते आपका शरीर, जो ब्रेन आपको काम देता है, जो वर्क देता है, वो आप जिस रास्ते से आता है वो पाथवे बहुत ही कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सब हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर टू पास फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, मतलब पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ जा सकता है, कोई भी अगर पता चला कि आपके पापा को ये बीमारी थी या दादा को बीमारी थी तो आपको भी हो सकता है। इन्फेक्शन, किसी चीज़ से इन्फेक्ट हो जाना और उससे डिजीज हो जाना, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल मतलब किसी भी, आपसे बता रखा हूँ हर एक जगह हर एक बीमारी में तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, तो इसको आप काम चीज़ें वहाँ के इन्वायरमेंट कैसा है कैसा नहीं, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। ओडीडी, ऑपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर, ये बीमारी है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। इवन द बेस्ट बिहेव्ड चिल्ड्रन कैन बी डिफिकल्टीज एंड चैलेंजिंग एट टाइम, मतलब इसमें जो सबसे मेन मालूम है क्या, ये हमेशा अग्रेशन में रहते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा करने के लिए आतुर रहते हैं, इस तरह के जो बच्चे होते हैं। बट इफ एनी चाइल्ड टीनेजर हैज ए फ्रिक्वेंटली परसेंशियल पैटर्न ऑफ द एंगर रिलायबिलिटी अराउजिंग डिफेंसिंग, मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा करने के लिए आतुर रहता है, इसलिए देख रहे हैं इसमें पहले नॉर्मल रहता है लेकिन अचानक से आर्गू, मतलब यही सब चीज़ें आती हैं। ही और सी में है अपोजिशनल डिफेंसिव डिसऑर्डर, वो यही कहलाते हैं जब वो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो सिम्टम्स क्या क्या हैं इसमें भी देख लीजिए, बिहेवियरल सिम्टम, कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल। अराउजिंग, आर्गुइंग, आर्गुइंग, अराउजिंग नहीं सॉरी, आर्गुइंग है, मतलब हमेशा आर्ग्यू करना, फाइटिंग करना, लड़ाई झगड़ा करना। रिफ्यूज द फॉलो रूल्स, रूल को तोड़ना। ब्लेमिंग टू अदर्स, अगर आपने गलती की है तो अपनी गलती को दूसरे के ऊपर थोप देना, ये सब चीज़ें अधिकतर करते हैं लोग। विलिंग ब्रेक अप फ्रेंडशिप, मतलब जो भी फ्रेंड है वो लंबा फ्रेंड न बनाना, सब छोटे छोटे फ्रेंड सब करना, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। रिस्पेक्टेड डिसो
मतलब किसी भी बातों को ना मानना, ये इनका मेन बिहेवियर आता है, ये सब चीज़ें आती हैं। कॉग्निटिव सिम्टम में क्या आ सकता है? फ्रीक्वेंट फ्रस्ट्रेशन, मतलब हमेशा मतलब फ्रस्ट्रेट रहना, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। मतलब कोई भी चीज़ें इससे फ्रस्ट्रेट हो जाना, वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। डिफिकल्टीज इन कंसंट्रेटिंग, मतलब किसी भी काम को करने में उनका जो दिमाग होता है वो माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाता, वो बार बार अलग अलग से हो जाते हैं। फेलियर टू थिंक बिफोर स्पीक, जब वो बात करते हैं तो बात करते समय थोड़ा सा स्पीक जो होता है, जो बात होता है वो स्लो सा हो जाता है, स्पीक कायदे से कर नहीं पाते, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। रिमेन स्ट्रेस्ड एंड वरीड, अब क्या होता है कि स्ट्रेस और वरी मतलब हो जाता है हमेशा डरते रहते हैं और टेंशन में हमेशा रहते हैं, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जो हर एक बीमारी में, क्योंकि यहाँ पूरी बीमारी सब माइंड से रिलेटेड है, तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, हमेशा कोई भी काम को करते हैं तो तुरंत उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। साइकोलॉजिकल क्या है? डिफिकल्टी इन मेकिंग ऑफ फ्रेंड्स, नए नए फ्रेंड्स को बनाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं। फीलिंग ऑफ एनीवन, मतलब एनीवन से मतलब होता क्या, वो किसी से बात करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं और हमेशा एलोन अलग रहना कोशिश करते हैं। रिलेट वर्क ऑफ देयर चॉइस, वो अपने अपने हिसाब से वर्क करना चाहते हैं और उनको और कोई काम दिया जाए तो वो करते नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ सकती हैं। कॉजेज ऑफ ओडीडी देख रहे हैं इसमें, एंगर, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये सब डायग्राम बना हुआ है तो गुस्सा बहुत आता है इनके अंदर। जेनेटिक फैक्टर, इफ फैमिली मेंबर है प्रॉब्लम, मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, जेनेटिक से बहुत ज़्यादा आता है अगर हो जाता है तो, ये सब चीज़ें। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है? इंजरीज रिलेटेड ब्रेन, दिमाग से मतलब पता चला आपको कोई बीमारी हो गई है मेंटल से, वो हो सकता है। एब्डोमिनल फंक्शनिंग न्यूरो ट्रांसमीटर, जो आपका नर्व इम्पल्स है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आ सकती हैं इसमें। कॉजेज ऑफ ओडीडी क्या क्या चीज़ें होती हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर जानते हैं, आज का डिफरेंशियल फैमिली लाइफ, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर तो हर जगह इन्वायरमेंटल का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है हर एक बीमारी में। सोशल फैक्टर, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन हो गया, लैक ऑफ डिसिप्लिन इन फैमिली, फाइनेंशियल पता चला आपको कोई चीज़ें नहीं मिल रही हैं और जैसे कोई चीज़ आपको बोला गया कि हाँ हमारा जो इलाज कराना है वो इलाज नहीं करा पा रहे हैं और पुअर दवा दवा नहीं दे पा रहे, तो ये सब चीज़ें भी आ सकती हैं इसके अंतर्गत। तो ये आपका जो सेकंड 4th चैप्टर का सेकंड वीडियो था, ये आपका पूरा ख़त्म होता है। अभी एक वीडियो और बना हुआ है। अभी तक जो चीज़ें मैंने बताई हैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि अन्य जो बच्चे हैं जिनको फिजिकल एजुकेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पा रहा है, नहीं जान पा रहे हैं, तो वो इसे देख के अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।